नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार किसानों के सुझाव सुनने के लिए तैयार। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.12% हुई। केंद्र ने देश में व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए और राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए इस समय गुजरात के कच्छ में हैं। धोरडो गांव के हेलीपैड पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें लोक संगीत कलाकार गीता रबारी और उस्मान मीर भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में श्री मोदी का ये पहला कच्छ दौरा है। वहां वो जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उस पर हमारे संवाददाताओं की एक विस्तृत रिपोर्ट। प्रधानमंत्री खारे पानी को पीने योग्य बनाने के संयंत्र, सरहद डेयरी की पूरी तरह से स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के पर्यटन मंत्री वासन भाई अहिर ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह पार्क सीमावर्ती इलाके में स्थित है, जो सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय सेना के नियंत्रण में है और यहाँ नागरिकों का जाना वर्जित है। गुजरात सरकार ने इस विश्व स्तरीय परियोजना के लिए विशाल भू क्षेत्र का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इससे 300 गांवों के करीब 8 लाख लोगों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। श्री मोदी सरहद डेयरी के 130 करोड़ रुपए लागत के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। यह संयंत्र सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इससे प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से आनंद चतुर्वेदी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार किसानों और किसान यूनियनों के सकारात्मक सुझावों पर बातचीत के लिए तैयार है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि अधिकतर परिस्थितियों में जब लोगों को समझाना कठिन होता है तो वे भ्रम के कारण बहक जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित कुछ व्यक्ति कृषि कानूनों के बारे में गलत धारणा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ कृषि कानून के हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार किसानों के हर सकारात्मक सुझाव को स्वीकार करेगी। Actually, when it is difficult to convince somebody, some people start confuse them. And this is the story. I feel that there are some elements which are politically motivated, want to misguide the farmers. But we will sit with the farmer. We will tell them everything, act to act, sentence-wise. We can give the presentation and we can understand them. And by which, if suppose there are some good suggestions from them, we are ready, open-minded. We don't have any problem to accept it. So I feel that Agriculture Minister will be succeed to convince them. कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार के अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आएंगे तो सरकार निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से किसान पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,477 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल 94,22,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 3,39,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा कि मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 354 मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,43,709 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 15 करोड़ 55 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। बिहार में कोविड रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में इस समय 4,975 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 635 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,37,372 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 425 नए कोविड रोगियों का पता चला। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.41% हो गई है। ये औसत राष्ट्रीय औसत से 2.43% अधिक है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1 लाख से अधिक नमूनों की कोरोना जांच की गई। राज्य में अब तक 1 करोड़ 68 लाख से अधिक नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। मिजोरम में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है और इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 173 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 22 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,049 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 95.77% पर पहुंच गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी कोविड मामलों में लगातार कमी आ रही है। आज इस संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात्रि कर्फ्यू 5 जनवरी तक बढ़ा दिया है। शिमला में कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 23 नवंबर से लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि आज समाप्त हो रही थी। इस बीच राज्य में कोविड-19 से कल 12 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 813 हो गई। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 49,761 हो गई है। कल 676 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद स्वस्थ लोगों की संख्या 41,954 हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुरी यादव ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती उपायों का पालन करें। हमारी गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा सिस्टम बहुत कोशिश में है कि इस पैंडेमिक को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन के बारे में पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, मालूम कीजिए, और जब भी आपके पास ये फैसिलिटी आती है प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं। और तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका जरूर ख्याल करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ वगैरह लगातार धोते रहें। केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरीयता समूह को भी विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में 20 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का उपयोग टीकाकरण के लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा। 50 वर्ष या अधिक उम्र की जनसंख्या की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी। क्षेत्र में कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए। टीका लगाने के 30 मिनट बाद तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी दुष्प्रभाव का पता लगाया जा सके। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। मध्य प्रदेश में कोविड के बढ़ते मरीजों के बीच भोपाल में भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। खास बात यह है कि यहां युवाओं से ज्यादा महिलाओं में इस परीक्षण में शामिल होने का उत्साह दिख रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन का ट्रायल राजधानी भोपाल में जारी है। एक निजी मेडिकल कॉलेज में चल रहे इस ट्रायल में शहर के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रायल में शामिल होने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 24% युवा ट्रायल का हिस्सा बने हैं, जबकि 31% महिलाओं ने वैक्सीनेशन कराया। पिछले हफ्ते 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति भी कोवैक्सीनेशन ट्रायल में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस बीच राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,25,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से लगभग 2,09,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राहत की खबर यह है कि राज्य में रोजाना नए प्रकरणों से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। राशिद अहमद, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कोविड महामारी का पहला टीका दिए जाने की घोषणा की। खाद्य और औषधि प्रशासन FDA की अनुमति के बाद न्यूयॉर्क में ICU की नर्स सैंड्रा लिंडसे को पहला टीका लगाया गया। अमेरिका में FDA ने शुक्रवार को फाइजर की कोविड वैक्सीन बायोएनटेक को आपात उपयोग की अनुमति दी थी। ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में भी वैक्सीन के आपात उपयोग की स्वीकृति दी गई है। फाइजर इंक और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक की वैक्सीन अमेरिका के सभी अस्पतालों में पहुंचनी शुरू हो गई है। अमेरिकी टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य अगले वर्ष अप्रैल तक लगभग 10 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाना है। देश में कोविड-19 महामारी से लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो विश्व में अब तक सबसे अधिक है। सिंगापुर ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग की स्वीकृति दे दी है। दिसंबर के आखिर तक टीकों की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने कहा कि अगले वर्ष की तीसरी तिमाही तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों और देश में लंबे समय से रह रहे लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश महामारी से लड़ रहा है। महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई चुनौतियों और डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में सीखने के नए अवसर खोले हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विशेष स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसकी बीमारी, उपचार, रिपोर्ट और दवाइयों का ब्यौरा होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया कि ये योजना 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर चलाई जा रही है। अब तक 3 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी भी अप्रूव की है, जिसके माध्यम से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरह से शेयर किया जाए उसके बारे में सिद्धांत हैं वो स्थापित किए गए हैं और उसके बेसिस पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं अस्पताल के लेवल पर उनको व्यक्ति के कंसेंट के आधार पे शेयर करने के लिए अब कार्य जारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति के रूप में उभरा है। इस राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश के निवासियों को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो एक हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेगी। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र में लोगों के द्वारा कराई गई प्रत्येक जांच, बीमारी, डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयां, रिपोर्ट और इससे संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं रहेंगी। इस योजना के 6 प्रमुख घटक हैं: स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन। हेल्थ आईडी कार्ड को आधार और मोबाइल नंबर की मदद से बनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। यह हेल्थ आईडी कार्ड स्वैच्छिक होगा और अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ आईडी कार्ड नहीं चाहिए फिर भी उसका उपचार किया जाएगा। इससे रोगियों को अपने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड को अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल में आसानी से दिखाने में मदद मिलेगी। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी, जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में आसानी होगी। वहीं बिना स्मार्टफोन वाले नागरिकों या दूर दराज के जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को यह मिशन सशक्त बनाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार किसानों के सुझाव सुनने के लिए तैयार। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.12% हुई। केंद्र ने देश में व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए और राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। भारत के दौरे पर आए वहां के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर को वर्चुअल बैठक रहेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे, जिसमें कोविड काल के बाद सहयोग को और मजबूत करना शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश नियमित तौर पर उच्च स्तरीय संपर्क बनाए हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई थीं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निजी क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों से स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने कल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों को स्वच्छता पखवाड़ा 2020 और स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान के पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम उद्योग ने स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया है। असम में कोकराझार में यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के अध्यक्ष प्रमोद बोरो ने आज बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नए मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी और गण सुरक्षा पार्टी ने उनका समर्थन किया। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत बिस्वा शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गोविंद बासु मतुरी ने उप मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी और गण सुरक्षा पार्टी के एक सदस्यों ने कार्यकारी सदस्यों के रूप में शपथ ली। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 17 सीटें जीती, जबकि यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 12 सीटें मिली। भाजपा ने 9 सीटें जीती। कांग्रेस और गण सुरक्षा पार्टी को एक सीट मिली। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की 22 समितियों का गठन किया है।
राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेंद्र यादव को महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर यादव को आकलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्नाटक विधानसभा परिषद में आज भारी हंगामा और अव्यवस्था देखी गई, जब सदन की एक दिन की बैठक सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए शुरू हुई। सभापति प्रताप चंद्र शेट्टी के आने से पहले उप सभापति धर्मगौड़ा द्वारा सदन की कार्रवाई चलाए जाने पर कांग्रेस सदस्यों ने आपत्ति की। भाजपा और जद सेक्युलर के सदस्य चाहते थे कि उप सभापति सदन का संचालन करें। कांग्रेस सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और उप सभापति को बलपूर्वक उनकी कुर्सी से हटा दिया। हंगामे के बाद सभापति ने, जो अपनी सीट पर बैठने में कामयाब रहे, सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। महाराष्ट्र में विधानसभा का 2 दिन का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है। सत्र के अंतिम दिन आज विपक्षी दल भाजपा ने सरकार से शक्ति कानून पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। राज्य मंत्रिमंडल प्रदेश में महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इसे सदन से पारित कराने पर विचार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस की जानी चाहिए, क्योंकि शक्ति विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विधेयक को संयुक्त जांच समिति को भेजा जाना चाहिए और इसे अगले सत्र में लिया जाना चाहिए। एक अन्य घटनाक्रम में अध्यक्ष नाना पटोले ने अगले सत्र के अंतिम दिन तक विशेष अधिकार समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने कंगना रनौत और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस प्रस्तुत किया था। पटोले ने कहा कि रनौत और गोस्वामी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से राज्य का अपमान हुआ है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने कहा है कि सरकार स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू स्थित बारी ब्राह्मण औद्योगिक परिसर में औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को जानने के लिए वहां का दौरा करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इकाइयों के घाटे में जाने के कारणों का पता लगाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल के जीवन और व्यक्तित्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे, जिन्होंने जटिल मुद्दों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर रोडिम नरसिम्हा का देर रात बेंगलुरु के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। प्रोफेसर नरसिम्हा ने नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के निदेशक और बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की इंजीनियरिंग इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। हल्के लड़ाकू विमान जैसे देश में एरोस्पेस कार्यक्रम में योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अंतरिक्ष आयोग, प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड सहित केंद्र सरकार के विभिन्न निकायों में भी उल्लेखनीय कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात वैज्ञानिक के निधन पर दुख जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नरसिम्हा भारत की ज्ञान और खोज की श्रेष्ठ परंपरा के वाहक होने के साथ ही एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। आपका सपना तेजी से पूरा हो रहा है। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हमें दिन रात एकजुट होकर देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। सरदार साहब का स्मरण करते हुए हमें इसी तरह देश और गुजरात का गौरव बढ़ाते ही रहना है। साथियों, आज कच्छ में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सोचिए,
हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है? जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। अब आपको अंदाज आता होगा कि कितना विशाल होने वाला है। 70,000 हेक्टेयर, यानी भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये जब सुनते हैं ना, ये शब्द कान में पड़ते हैं, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है कच्छ वालों को? मन कितना गर्व से भर जाता है। साथियों, आज कच्छ ने न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी दोनों ही दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू और श्रीनगर में लाइट मेट्रो रेल चलाने पर चर्चा की। जम्मू मेट्रो रेल गलियारे की 23 किलोमीटर की दूरी बंद तालाब और बारी ब्रह्मा के बीच होगी और इसके 22 स्टेशन होंगे। श्रीनगर मेट्रो रेल की लंबाई 25 किलोमीटर होगी। इस गलियारे में इंदिरा नगर से HMT जंक्शन तथा हजूरी बाग और उस्मानाबाद के बीच कुल 24 स्टेशन होंगे। उपराज्यपाल ने परियोजना की स्वीकृति मिलने के 2 वर्ष के अंदर इसे पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कामधेनु चेयर स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने देश भर के कुलपति और प्राचार्यों से प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज में कामधेनु चेयर शुरू करने की अपील की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज लद्दाखी नववर्ष लोसर मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सख्त कोविड के दिशा निर्देशों के बीच लद्दाख के लोग आज लद्दाखी नववर्ष लोसर मनाया है। लेह के चोकंग विहार में प्रतीकात्मक लोसर समारोह और विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई है। समारोह की शुरुआत कोविड महामारी से मुक्ति, विश्व शांति और भाईचारे की पूजा के साथ हुई। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की यूथ विंग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने संयुक्त रूप से चोकंग विहार में प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित किए। धार्मिक जप के बीच सुबह एक पारंपरिक झंडे तार्चन को नए साल की शुरुआत करते हुए फहराया गया। कलाकारों ने दुनिया के विकास पर और विश्व शांति बनाए रखने के लिए बुराइयों से लड़ने के लिए एक गीत गाया। साथ ही दमन और सुरना के संगीत के साथ नृत्य भी आयोजन की है। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। सरकार ने आज एक तेलुगु समाचार पत्र की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया था कि थल सेना के 25,000 सैनिकों ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में अपने शौर्य चक्र लौटा दिए हैं। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा कि इस खबर को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि 1956 से 2019 तक केवल 2048 शौर्य चक्र ही प्रदान किए गए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई में हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आज सुबह कोहरा छाया रहा। तापमान 17 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर श्रीनगर में रात तक बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। गिलगित में शाम को या रात में बादल घिर सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में भी तापमान 3 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं और गुवाहाटी में आज सुबह कोहरा छाया रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार किसानों के सुझाव सुनने के लिए तैयार।
कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.12% हुई। केंद्र ने देश में व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए और राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।